चलिए, तो रेडियो सक्रियता की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की है बताइएगा, कौन किया था? तो इनका नाम बताइए। हेनरी बेकवेलर, ठीक है, हेनरी बेकवेलर, ऐसे हम लोग हेनरी बेकर बोलते हैं, ठीक है। शब्द पे मुंह पे चढ़ा हुआ है, याद करने के लिए हम लोग जल्दी आसान होता है इसलिए। रेडियो सक्रियता किसका गुण है बताइए, रेडियो सक्रियता किसका गुण है बताइए। दूसरा प्रश्न का जवाब दीजिए। रेडियो सक्रियता जो है वो हमारा नाभिकीय का है, ये हम जानते हैं, ठीक है। चलिए तीसरा प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है कि किसी परमाणु के स्थायी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होती है, तो प्रोटॉनों की संख्या जो है होती है, बताइएगा, बराबर होगी, अधिक होगी, कम होगी, क्या होगा बताइए तीसरा प्रश्न का। तो ये जो है न्यूट्रॉनों की संख्या कम होगी, याद रखिएगा, ठीक है। ठीक है, आपके चौथे प्रश्न है रेडियो सक्रियता की इकाई है, तो रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है, मात्रक क्या है बताइए। तो ये हमारा क्यूरी है, हेनरी बेकर है तो क्यूरी रखी है, यही इकाई है, ऐसे याद कर सकते हैं। पांचवा प्रश्न है रेडियो धार्मिक पदार्थ उत्सर्जित करता है, तो रेडियो धार्मिक पदार्थ उत्सर्जित करता है बताएंगे। तो ये है डी नंबर, इनमें से सभी होंगे, बीटा, अल्फा, गामा, ये तीनों करता है, ठीक है। छठा प्रश्न है अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की, अल्फा और बीटा का खोज कौन किया था बताइए। तो सी रदरफोर्ड किए थे, ये जरूर ध्यान रखना है। तो सुनिएंगे फिर से कि किस वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज की, तो गामा किरण की खोज करने की बात अगर करें तो बताइए कौन थे। सातवां प्रश्न का तो रदरफोर्ड ही का नाम आता है, ठीक है, रदरफोर्ड थे। यहाँ पे थोड़ा सा त्रुटि हो गया, देखिए अब यही तो बात है कि बुक दे देता है, छाप देता है बी, आंसर दे रहा है ये बी, अब बताइए हम क्या आंसर बोले। लेकिन और किताब देखते हैं, गूगल को देखते हैं, और भी चीजों को देखते हैं, तो वो करता है हमारा आंसर देता है जो है रदरफोर्ड को। मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पे क्लियर कर लीजिए कि अल्फा बीटा किरण का तो रदरफोर्ड है ही, ठीक है, और गामा किरण का भी आता है रदरफोर्ड का ही नाम, जो कि सही माना जाता है, ठीक है, क्लियर हो गया। और एक बात जान लीजिए कि यहाँ पे जो है गामा किरण की अगर बात करें तो इनका नाम आता है पॉल वियार्ड का नाम भी आता है, इनका नाम आता है पॉल वियार्ड का भी नाम आता है, समझ गए। तो पॉल वियार्ड का नाम अगर आएगा तो आप आंसर लगा दीजिएगा जब रदरफोर्ड नहीं होंगे, ठीक है, जब रदरफोर्ड ऑप्शन में नहीं होंगे तब आप पॉल को लगा दीजिएगा, ठीक है, वियार्ड को लगा दीजिएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। आठवां प्रश्न है कि नाभिक से निकलने वाले विकिरणों, ठीक है, में किसका वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है, किसका वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है बताइए आठवां प्रश्न का। आठवां प्रश्न का जवाब दीजिए तो सी होगा, गामा किरणों का, ठीक है। आगे बात करते हैं, नौवां प्रश्न है अल्फा किरणों पर उपस्थित आवेश है, क्या है अल्फा किरणों पर, तो ए है 2 इकाई धन आवेश है, ठीक है। 10वां प्रश्न है बीटा किरणें बनी होती है, तो बीटा किरणें किससे बनी होती है बताइए। तो 10वां प्रश्न का तो बी ऋण आवेशित कणों से बनी होती है, ठीक है, बीटा किरणें ऋण आवेशित कणों से बनी होती है, अल्फा किरणें आपका धन आवेशित, ठीक है। 11वां प्रश्न है इनमें से किसका उत्सर्जन से समभारित मतलब आइसोबार का निर्माण होता है, तो किससे आइसोबार का निर्माण होता है बताइए। तो ये होता है बी बीटा किरणें से, किससे, बीटा किरण से। 12वां प्रश्न है गामा किरणें है, तो गामा किरणें क्या है बताइएगा। तो ये है उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, ठीक है, उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंगें। 13वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस किरण की आयनन क्षमता सबसे कम होती है, किसकी आयनन क्षमता सबसे कम होती है, 13वां प्रश्न का जवाब देंगे तो वाई किरण की, गामा किरण की, ठीक है। चलिए प्रश्न निम्न में किस किरण की आयनन जो क्षमता है, आयनन क्षमता जो है सबसे अधिक होता है बताइएगा। सबसे कम तो हम गामा का जान गए, और अधिक किसका होगा, तो ये होगा अल्फा किरण का, ठीक है, अल्फा किरण का, ठीक है। 15वां प्रश्न है कि समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप से बदल जाते हैं, अंतिम रूप से किसमें बदल जाता है बताइएगा, अंतिम रूप से किसमें बदलेगा। 15वां प्रश्न का जवाब देंगे बताइएगा, 15वां प्रश्न का तो बी होगा सीसा में। 16वां प्रश्न क्या है निम्नलिखित में से किसका वेधन क्षमता सबसे कम है, तो सबसे कम किसका है बताइए। 16वां प्रश्न का जवाब देंगे तो ये है अल्फा किरण की, ठीक है, अल्फा किरण की। अगर 17वां प्रश्न की बात करें तो यदि किसी रेडियो
धर्मी पदार्थ की मात्रा को दुगना कर दिया जाए तो रेडियो धर्मी क्षरण की दर है, कितना दर होगा बताइए। 17वां प्रश्न का, तो ए अपरिवर्तित रहती है, ये परिवर्तित नहीं होगी। अगर दुगना कर दिया जाए तो ये परिवर्तित नहीं होगी, अपरिवर्तित है, ठीक है। अगर 18वां प्रश्न बात करें तो पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है, तो पृथ्वी का आयु का, पृथ्वी अर्थ का कैसे करते हैं बताइए। तो हम जानते हैं यूरेनियम डेटिंग से करते हैं और जीवाश्म का कार्बन डेटिंग से। 19वां प्रश्न है कि रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है, रेडियो कार्बन से बताइए किसका होगा। यूरेनियम से हम जानेंगे पृथ्वी की आयु का, और रेडियो कार्बन डेटिंग से बताइए, बताइएगा। 19वां प्रश्न, तो ये बी जीवाश्म की आयु होती है, जो कि मैंने ऊपर बताया था। अब 20वां प्रश्न है कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज किसने की बताइए। तो वो करने वाले एफ जूलियट व आई क्यूरी है, क्यूरी है। 21 वर्ग विस्थापन नियम का प्रतिपादन किसने किया बताइएगा। वर्ग विस्थापन नियम का प्रतिपादन किसने किया, तो रदरफोर्ड और शॉर्डी ने। चलिए 22वां प्रश्न है कि परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था, तो ऑटो हान किए थे, ठीक है। 23 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, तो किस रेडियो सक्रिय तत्व से उत्सर्जित अल्फा किरणें हैं बताइएगा। मतलब किसी रेडियो सक्रिय तत्व से उत्सर्जित अल्फा किरणें हैं, तो किसी रेडियो सक्रिय तत्व से, तो बताइएगा। ऑप्शन का जवाब दीजिएगा 23वां प्रश्न का, तो सी होगा हीलियम नाभिक से, ठीक है। 24 क्वेश्चन नंबर है कि किस रेडियो धार्मिक तत्व जिसके भारत में बड़े भंडार पाए जाते हैं, तो हम जानते हैं बड़े भंडार हमारे जो है थोरियम का पाए जाते हैं। ये हुए आपके रेडियो सक्रियता के। अब चलेंगे हम समस्थानिक के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि समस्थानिक का यहाँ से क्वेश्चन है। यहाँ पे चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए ऐसे परमाणुओं को जिसमें क्या रखिए, जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, कहते हैं उसे क्या कहेंगे। मतलब प्रोटॉनों की संख्या समान है, न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न है, तो बताइए क्या कहेगा। तो उसे हम कहेंगे समस्थानिक, मतलब आइसोटॉप कहेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे चलते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न है कि किसी तत्व के दो समस्थानिक किन गुणों में जो है भिन्न होते हैं, तो किन गुणों से भिन्न होंगे, अलग होंगे बताइएगा। तो ये होगा न्यूट्रॉन संख्या और द्रव्यमान संख्या के गुणों से भिन्न होंगे। न्यूट्रॉन संख्या और द्रव्यमान संख्या, न्यूट्रॉन जो है संख्या व द्रव्यमान संख्या से भिन्न होंगे। दूसरा प्रश्न है किसी तत्व के दो समस्थानिक किन गुणों में जो है भिन्न होते हैं, तो वो होते हैं ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। न्यूट्रॉन संख्या जो है, न्यूट्रॉन है संख्या व द्रव्यमान संख्या गुणों से भिन्न होते हैं, ऐसे याद रखेंगे। तीसरा प्रश्न है कि हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है, तो हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या अगर आपसे पूछ रहा है तो आप बताइएगा 3 है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं चौथे प्रश्न का। चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है, तो समस्थानिक आपसे पूछ रहा है, मतलब आइसोटॉप पूछ रहा है, तो कौन नहीं पूछ रहा है ये आपसे। तो चौथे प्रश्न का सी जो लगाएगा ये नहीं है, इट्रियम जो है ये नहीं है, ठीक है। और चलिए आगे बात करते हैं पांचवें प्रश्न की। हाइड्रोजन के जो है रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं, मतलब हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं, क्या कहते हैं ये बताइए। आपका पांचवें प्रश्न का जवाब दीजिए। तो ये है डी, ट्राइटियम कहलाता है। क्या कहलाता है, ट्राइटियम कहलाता है। अगर बात करें हम छठे प्रश्न का, तो 8O16 है, 8O17 है, 8O18 है, नीचे देख रहे हैं 88 है, ठीक है। को क्या कहते हैं बताइए। इसे क्या कहा जाएगा जब नीचे एक समान हो ऊपर भिन्न हो, तो बताइए क्या कहेंगे। 16, 17, 18 ऐसे है, ठीक है। तो बताइए इसे क्या कहेंगे, किस कैटेगरी में डालेंगे, आप अच्छे से जानते हैं इसके बारे में। तो इसे कहते हैं समस्थानिक, है ना, समस्थानिक कहेंगे, आइसोटॉप कहेंगे। अगर बात करेंगे सातवें प्रश्न की, सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं, ठीक है। अगर सातवें प्रश्न है कि सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं, मतलब किसमें पाए जाते हैं, है ना। सातवें प्रश्न का जवाब देंगे तो सी होगा पोलोनियम में, ठीक है।
चलिए अगर बात करें 8वें प्रश्न की बात करें, पोलोनियम के समस्थानिकों की संख्या कितनी है भाई? सबसे ज्यादा है तो किसकी है? पोलोनियम की। पोलोनियम में समस्थानिक आइसोटॉप बताना है तो बताइए, तो इसका है 27, ज्यादा है। ठीक है, ठीक है। 9वां प्रश्न देखिए। 9वां प्रश्न है कि चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकलन में जो है किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है बताएंगे? तो इसका है ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम का। ठीक है। अगर बात करेंगे 10वां प्रश्न की, तो परिसंचरण तंत्र में जो है रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? बताइएगा किसका, मतलब कैसे हम पता लगाएंगे, ये पूछ रहा है। तो Na24 से पता करेंगे। ठीक है, समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है Na24 का। आगे बात करते हैं। 11वां प्रश्न है, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा यथा कैंसर जैसे रोगों में प्रयुक्त किया जाता है। तो कोबाल्ट 60 तो हम जानते हैं कि कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है, क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। क्या उत्सर्जित करता है कोबाल्ट 60? बताइए। 11वां प्रश्न का तो सी, गामा किरण उत्सर्जित करता है। ठीक है। 12वां प्रश्न क्या है कि वैसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान है परंतु प्रोटॉनों की संख्या जो है भिन्न है, प्रोटॉनों की संख्या भिन्न है, उसे क्या कहेंगे? बता सकते हैं तो बताइए। तो इसे समन्यूट्रॉनिक कहेंगे, डी नंबर कहेंगे। ठीक है। अगर बात करते हैं 13वां प्रश्न का, आइसोटोन, आइसोटोन किसे कहते हैं? समन्यूट्रॉनिक का ही नाम है। तो बताइएगा क्या है? बताएंगे, अभी जस्ट आप पढ़े हैं। तो ये समान संख्या में न्यूट्रॉन होता है, जो कि देखिए न्यूट्रॉनों की संख्या समान है परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न है। ठीक है। 14 प्रश्न की बात करते हैं कि R86 है। ठीक है, और 37 RB 87 है। तो देखिए 86 87, ठीक है, ऐसे याद रखिए 36 37, मतलब नीचे भी रेशियो बढ़ रहा है, ऊपर भी, दोनों भिन्न है। ठीक है, तो इसे किस कैटेगरी में डालिएगा? आइसोबार में या आइसोटोप में या आइसोटोन में? बताइए किस में डालिएगा? 14 प्रश्न का बताइए। तो हम डालेंगे ऑप्शन नंबर सी, सम न्यूट्रॉनिक में, तो आइसोटोन में। ये अलग अलग है ना, सब भिन्न है। अगर एक बराबर रहता है एक नहीं तो अलग अलग हो जाता, जो कि हम ऊपर मॉक टेस्ट कराते आ रहे हैं। वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है कहलाती है, क्या कहलाती है? जिसका इलेक्ट्रॉनिक संख्या समान है उसे क्या कहिएगा? बताइए। आप बता सकते तो बताइए। 15वां प्रश्न का जवाब देना है तो आप दीजिएगा डी। क्या दीजिएगा? डी, सम इलेक्ट्रॉनिक दीजिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब 16वां प्रश्न है, और 16वां प्रश्न अंतिम प्रश्न है, समभारिक में किसकी संख्या समान होती है? समभारिक, समभारिक मतलब आइसोबार में। तो बताइएगा, इस ऑप्शन का जवाब दीजिए। तो 16वां प्रश्न का जवाब आपके पास है डी होगा, न्यूक्लियन, न्यूक्लियान में। ठीक है, क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक रासायनिक बंधन में। करते हैं आज प्रकाश मतलब लाइट, और खत्म करते हैं टोटल 105 क्वेश्चन जहां तक होता है करते हैं, लगातार करते हैं, और सिर्फ मॉक टेस्ट देंगे, नो डिटेल नो जानकारी, क्योंकि मैं डिटेल दे चुका हूं। सिर्फ मॉक टेस्ट, क्योंकि हमको एग्जाम निकलवाना है। मेरा क्वेश्चन से आपका रिजल्ट हो, बस मैं ये चाहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, और जो भी सब्सक्राइब किया लाइक किए, थैंक यू, दिल से थैंक यू। चलिए मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? बताइएगा। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं, बताइएगा जल्दी। तो ऑप्शन नंबर डी, फोटोन। चलेंगे आगे। दूसरा प्रश्न है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो प्रकाश तरंग जो है किस प्रकार की तरंग है, बता सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, अनुप्रस्थ तरंग है। तीसरा प्रश्न है कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो बताइएगा किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, आप अच्छे से बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी, हाइगेंस, हाइगेंस के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। चलिएगा फोर्थ क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है? बताइएगा क्या कारण है? आंसर इसका दीजिएगा। चौथे प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, आदित्य ध्रुवन होते हैं। चलिएगा 5वें प्रश्न की बात करते हैं। तो 5वां प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह सर्वप्रथम किसने बताया है? तो ये किसने बताया है बताइएगा? तो 5वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, मैक्सवेल ने बताया है। छठे प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया है कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? तो छठे प्रश्न का आंसर का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर ए जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, ग्रो
मार्डी जी हैं, याद रखिएगा। ऐसे ग्राम मार्डी भी बोलते हैं कहीं कहीं, याद रखेंगे। 7वें प्रश्न की बात करें, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया, बताइएगा। प्रकाश जो है विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया, इसका आंसर का जवाब दीजिएगा। 7वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आइंस्टीन ने किया था। चलिएगा 8वें प्रश्न की बात करते हैं। सिर्फ मॉक टेस्ट दे रहा हूं, जो भी दिक्कत जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में करिएगा, उसका सोल्यूशन मिलेगा, टेंशन ना लगे। 8वें प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? तो किसमें घटित नहीं होती ये बताइएगा। 8वां प्रश्न का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, ध्रुवन। याद रखिए ऑप्शन नंबर बी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे 8वें प्रश्न का। चलिएगा 9वां प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। प्रकाश के चिकने जो पृष्ठ होते हैं, पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को कहते हैं, क्या कहते हैं बताइएगा। 9वां प्रश्न का जवाब देंगे, सिर्फ मॉक टेस्ट है, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश का प्रवर्तन है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 10वां प्रश्न है, प्रकाश में ध्रुवन की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे क्या है बताइएगा। तो प्रकाश तरंग अनुदैर्घ्य तरंग नहीं है, क्योंकि अनुदैर्घ्य तरंग किससे संबंधित है कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। तो आप जानते हैं ऑप्शन नंबर याद रखिएगा सी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, किसका 10वां प्रश्न का, क्योंकि अनुप्रस्थ से संबंधित है। 11वां प्रश्न की बात करते हैं। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? तो प्रकाश का वेग जो है, लाइट का जो वेग होता है वो सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया, कौन है वैज्ञानिक बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर सी रोमर जी है। 12वां प्रश्न की बात करते हैं। 12वां प्रश्न है, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, तो प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा कहाँ होता है आप बता सकते हैं, तो बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी निर्वात में होता है। आगे चलेंगे 13वां प्रश्न की बात करते हैं। जल, कांच व हीरे में प्रकाश की चाल निम्न क्रम में होती है, तो निम्न क्रम में सजाना है, बताइए क्या होगा, इसका आंसर का जवाब देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी जल, कांच और हीरा होगा, ये जरूर ध्यान रखेंगे। 14 प्रश्न की बात करते हैं। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? तो बहुत इजी सवाल है ये तो आप जवाब दे देंगे ही। 14 प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। 1.3 सेकंड से या 1.28 सेकंड लग सकते हैं, याद रखिएगा। अभी इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इस क्वेश्चन को आगे 15वां प्रश्न को पढ़ लीजिए, उसके बाद नीचे ऑप्शन है। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय लगभग है कितना है बताइएगा। जैसे चंद्रमा को आने में 1.3 सेकंड से लेके 3 सेकंड लगते हैं, उसी तरह सूर्य को आने में धरती पर कितना लगेगा पृथ्वी पर, तो आप बहुत अच्छे से बता सकते हैं। तो जवाब देंगे ऑप्शन नंबर सी 8.18 मिनट होते हैं, मतलब 8 मिनट तो फिक्स है, ठीक है 8 मिनट तो फिक्स है, तो 8.18 मिनट लगते हैं, उसके बाद बढ़ते जाता है। चलिए 16वां प्रश्न है। प्रकाश की गति होती है, तो प्रकाश की गति क्या होती है बता सकते हैं? तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर सी 3 गुनी 10⁻8 एमएच होते हैं, बस इतना जान लीजिए, ठीक है। पावर में है, घातांक में आप जानते हैं अच्छे से। चलिए आगे चलते हैं, ये सब बातें तो बाद में होती रहेगी। 17वां प्रश्न है। सूर्य ग्रहण इस समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? सूर्य ग्रहण जब लगता है तो बताइएगा उस समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। 17वां प्रश्न का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर बी कोरोना भाग दिखाई देता है, जिसे किरीट भी बोलते हैं। आगे चलेंगे 18वां प्रश्न की बात करें। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है, कितना समय होता है बताइएगा। अधिकतम समय जब पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है कितना सेकंड में बताना, सेकंड में बताना है। 18वां प्रश्न का जवाब देंगे तो आप बता सकते हैं ऑप्शन नंबर बी 460 सेकंड लगते हैं, ठीक है। 19वां प्रश्न की बात करें। सूर्य ग्रहण तब होता है जब क्या होता है बताइए। सूर्य ग्रहण कब लगेगा बताइएगा, यही तो सवाल पूछ रहा है। तो 460 सेकंड तो रहता है पूर्ण सूर्य ग्रहण अधिकतम, याद रखिएगा। लेकिन अब बताइए कि सूर्य ग्रहण तब लगता है या तब होता है जब क्या होता है। 19वां प्रश्न का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर ए चंद्रमा बीच में होता है तभी होता है, जो आप ये देख रहे हैं 18वां प्रश्न। 19वां प्रश्न तो देख लिए। 18वां प्रश्न बताना इसलिए जरूरी है, कहिएगा फिर सर कि आप गलत बता रहे हैं, गूगल पे कुछ और दे रहा है, आप कुछ और बता रहे हैं। तो मैं बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ कि गूगल पे कुछ और दे रहा है और ये सही दे रहा है, दोनों सही दे रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ पे सेकंड में पूछ रहा है, अगर मिनट में पूछेगा तो आप अच्छे से जानते हैं 7.32 मिनट लगते हैं, बात खत्म, ठीक है। तो मिनट में पूछेगा तो 7.32 बता दीजिएगा, अगर सेकंड में पूछेगा 460 सेकंड बता दीजिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। सबके थोड़े थोड़े आंकड़े देते हैं, लेकिन ये बुक के हिसाब से, गूगल के हिसाब से सही है, तो सही है, ठीक है। सूर्य ग्रहण तो आप जान गए। चलिए 20वां प्रश्न की बात करते हैं। 20वां प्रश्न है चंद्र ग्रहण घटित होता है, तो चंद्र ग्रहण घटित कब होता है? आप अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से बताइएगा।
20वां प्रश्न का जवाब देंगे तो 20वां प्रश्न का आंसर का जवाब है आपके सामने ऑप्शन नंबर बी, पूर्णिमा के दिन। तो अमावस्या के दिन क्या होता है तो आप जानते हैं सूर्य ग्रहण लगते हैं। सही बात है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। आगे चलिए 21वां प्रश्न है सूर्य ग्रहण कब होता है। तो सूर्य ग्रहण कब होगा आप जानते हैं। 21वां प्रश्न का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर ए आपका प्रतिपदा होता है, मतलब अमावस्या के दिन होता है, आप जानते हैं। 22वां प्रश्न है कि पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है, कौन सा कारण है बताइए। 22वां प्रश्न का जवाब देंगे तो 22वां प्रश्न का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर बी है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। सिर्फ मॉक टेस्ट दे रहे हैं, सिर्फ मॉक टेस्ट याद रखेंगे। 23वां प्रश्न का जवाब देंगे कि जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, बताइएगा क्या कारण है। 23वां प्रश्न का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही ये प्रतीत होती है, आप अच्छे से जानते हैं, है ना। चलिएगा आगे चलेंगे। 24वां प्रश्न है कि किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। लीजिए, मुड़ी हुई प्रतीत होती है, क्यों होती है, ये सवाल है कि नहीं है। 24वां प्रश्न का आंसर का जवाब जो देंगे अपवर्तन, वही है। मुड़ी हुई प्रतीत होगी, छड़ी डालिए, लगे तिरछा है लेकिन सीधा डाला हुआ है ना। 25वां प्रश्न है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से संवहन माध्यम जो है में जाती है तो वह क्या होगी। चलिए इसे ऊपर थोड़ा सा कर देता हूं, बताइएगा। मान लीजिए ये जो 25वां प्रश्न है दोबारा मैं पढ़ लेता हूं कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से संवहन माध्यम में जाती है तो बताइएगा तो वह क्या होगा, बताएंगे तो आप जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। 25वां प्रश्न का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर बी, अविलंब की ओर झुकी हुई प्रतीत होती है। आगे सवाल बनता है कि 26वां प्रश्न है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है, जब प्रकाश कहाँ जाता है, बताइए। 26 का आंसर का जवाब जो दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, हीरे से कांच में जाता है, इसलिए ये जो है प्रकाश जाता है, कहाँ जाता है, हीरे से कांच में जाता है, तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। चलिए 27वां प्रश्न है इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है। इस 4 ऑप्शन से जवाब दीजिए, कारण क्या है। 27वां प्रश्न का आंसर का जवाब जो देंगे ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहेंगे। आगे चलेंगे, आगे सवाल है 28वां प्रश्न क्या है तो मृग तृष्णा, ठीक है, उदाहरण है मृग तृष्णा जो है उदाहरण क्या है बता सकते हैं तो बताइए। जो कि दूर की जगह, दूर का जब देखिएगा ना धूप में या कहीं भी रेगिस्तान एरिया में तो आपको दूर में लगेगा पानी है लेकिन है नहीं, है ना, तो वही उसी को कहते हैं मृग तृष्णा। तो बताइए इसका उदाहरण किस कारण ऐसा होता है। 28 का आंसर का जवाब देंगे जो ऑप्शन नंबर बी देंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, बहुत सही जवाब देंगे। चलिएगा 29 क्वेश्चन नंबर का जवाब देंगे पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक इंडोस्कोप आधारित है, किस पे आधारित है बताइएगा। 29 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन परिघटना पर आधारित है। 30वां प्रश्न है प्रकाशीय तंतु में किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। तो प्रकाशीय तंतु में किस सिद्धांत का उपयोग करते हैं बता सकते हैं, बताइए। 30वां प्रश्न का आंसर का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। चलिएगा 31वां प्रश्न है सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परिवर्तन हो सकता है, यदि प्रकाश क्या होगा बताइएगा। 31 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर सी, कांच से वायु में जाएगा तभी होगा। 32 है चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है, क्या है 32 ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ये सिर्फ समझाने के पॉइंट से बोला है, बस ध्यान रखिएगा। तो 33 क्वेश्चन नंबर है कि इंद्रधनुष कितने रंग दिखाता है। तो इंद्रधनुष जो है कितने रंग दिखाते हैं बता सकते हैं तो बताइए ऑप्शन नंबर ए, 7 दिखाते हैं। आगे सवाल बनता है 34 क्वेश्चन नंबर है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो आकाश का रंग जो है नीला प्रतीत होता है, कारण क्या है तो हम जानते हैं ऑप्शन नंबर सी, परिकिरण के कारण दिखाई देता है। 35 क्वेश्चन नंबर है कि वायुमंडल में प्रकाश के विचरण का कारण क्या है। तो वायुमंडल में जो प्रकाश का विचरण का कारण क्या है बता सकते हैं तो बताइएगा तो हम ऑप्शन नंबर बी, धूलकण बताएंगे। चलिए आगे चलते हैं। 36 क्वेश्चन नंबर है कि अंतरिक्ष यात्री को वह आकाश कैसा दिखाई देता है या कैसा दिखाई पड़ता है बता सकते हैं तो ऑप्शन नंबर सी, काला दिखाई देता है, काला प्रतीत होता है। 37 क्वेश्चन नंबर है कि उगते एवं डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है, क्योंकि बताइएगा, क्योंकि कारण क्या है। तो उगते एवं डूबते समय जो सूर्य लाल प्रतीत होता है, कारण बता सकते हैं तो बताइएगा तो ऑप्शन नंबर बी, लाल रंग का परिकिरण सबसे कम होता है। आगे सवाल बनता है कि 38 क्वेश्चन नंबर है कि इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक
होता है? बताइएगा इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो हम बताएंगे 38 का आंसर का जवाब देंगे, ऑप्शन नंबर ए बैंगनी होता है। आगे चलेंगे 39वां प्रश्न का बात करते हैं। तो सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है, जबकि गीला बालू प्रतीतहीन होता है? मतलब देखिए, सूखा बालू एकदम चमककर जैसा लगेगा क्या, तो वहां पे पानी है उस जगह पे, है ना, जानते हैं, तो चमकीला प्रतीत होता है। लेकिन जो भीग जाएगा पानी, जो भीगा हुआ बालू, पता है नहीं चमकेगा। क्यों? उसी को बोलता है धुंधलीन। तो क्यों, कारण क्या है? 39 का आंसर का जवाब देंगे, तो ऑप्शन नंबर बी इसका कारण है परिवर्तन। 14 प्रश्न 40 प्रश्न की बात करते हैं। तो साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? कौन सा परिघटना का परिणाम है, बता सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए बहुलित प्रवर्तन और व्यक्तीकरण का परिणाम है। आगे चलेंगे 41वां प्रश्न है, कार में दृश्यावलोकन बोला जाता है। दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है? अब देखिए, कार में जो हम लोग देखने के लिए किस चीज का मतलब कौन से मतलब शीशे का इस्तेमाल करते हैं? अवतल, उत्तल या किसका, बताइएगा। तो 41 का आंसर का जवाब देंगे, ऑप्शन नंबर सी उत्तल दर्पण का। तो देखने के लिए तो पीछे का जो है सीन देखना हो, गाड़ी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उसके देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, है ना। तो अवतल दर्पण का प्रयोग कब करते हैं? गाड़ी में ही रिलेटेड बताइएगा। देखिए, चलिए 42 क्वेश्चन नंबर है कि मोटर कार में पश्चिम दृश्य के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? पश्चिम दृश्य मतलब पीछे का दृश्य, और अभी जस्ट ऊपर भी पढ़े, तो बताइएगा पीछे का दृश्य देखने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। चलिएगा 43 क्वेश्चन नंबर का जवाब देंगे कि दांत के डॉक्टर का दर्पण होता है। तो दांत का जो डॉक्टर होते हैं वो कौन सा दर्पण का इस्तेमाल करते हैं? तो आप अच्छे से जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। 43 का आंसर का जवाब जो देंगे ऑप्शन नंबर बी वो सही देंगे। 44 का आंसर का जवाब दीजिएगा, कार की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? नीचे कार का हेडलाइट है, अब उसमें कौन सा दर्पण का इस्तेमाल करेंगे, बता सकते हैं? अच्छे से बताइएगा। 44 का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर सी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं हेडलाइट में, और पीछे के दृश्य के लिए उत्तल दर्पण। चलिएगा 45 क्वेश्चन नंबर है कि दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं। तो दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं, क्या लेते हैं, कौन सा दर्पण का इस्तेमाल करते हैं? 45 का आंसर का जवाब देंगे, तो ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। आगे चलिएगा 46 क्वेश्चन नंबर का जवाब देंगे, कार चलते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करना चाहेंगे? तो किस प्रकार का उपयोग करना चाहेंगे बताइएगा। तो हम बहुत अच्छे से बात है, पीछे की चीज है, उत्तल दर्पण के सिवा और क्या इस्तेमाल करेंगे? उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करेंगे। 46 का आंसर का जवाब बी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। 47 क्वेश्चन नंबर बताइए कि मानव आंख के रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो कैसा प्रतिबिंब बनाएगा? 47 का आंसर का जवाब देंगे, तो हम जवाब देंगे ऑप्शन नंबर ए वास्तविक तथा उल्टा प्रतीत होता है। 48 आंसर का जवाब देंगे, जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या होगी। तो कितना होगा संख्या बताइएगा। 48 का आंसर का जवाब देंगे, तो ऑप्शन नंबर डी अनंत होगा। मतलब अनंत होगा, अनंत मतलब कोई सीमा नहीं है, याद रखिएगा। चलिएगा 49 का आंसर का जवाब देंगे, दो समतल दर्पणों को 90 डिग्री के कोण पर रखा गया है और उनके मध्य एक मोमबत्ती जल रही है। दर्पण में मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे बताइएगा। 90 डिग्री पे रखा हुआ, बताइए उसमें दर्पण में मोमबत्ती का कितना प्रतिबिंब बन सकता है, बता सकते हैं? 49 का आंसर का जवाब देंगे, ऑप्शन नंबर बी 3 ही बनेंगे, और का आप देख सकते हैं 3 ही बनेंगे, और क्या बनेगा, है ना। चलिए 50 प्रश्न 50 प्रश्न है। 50वां प्रश्न बताइए, यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण को 60 डिग्री कोण पर अनाथ है, मतलब 60 डिग्री पे है, ठीक है, के बीच खड़ा है, तो उसे कितने प्रतिबिंब जो है दिखेंगे? कितने प्रतिबिंब दिखेंगे जो 60 डिग्री पे? डायरेक्ट सवाल ही है। 50वां प्रश्न ऑप्शन नंबर सी 5 दिखेगा, 90 पे 3 दिखेगा, ऐसे ध्यान रख सकते हैं, ठीक है, देख रहे हैं ना, ठीक है। चलिए 51 क्वेश्चन नंबर है कि अभिसारी लेंस वह होता है जो क्या होता है बताइएगा। अभिसारी लेंस जो है वह होता है क्या होता है बताइएगा। 51 का आंसर का जवाब देंगे, ऑप्शन नंबर बी किरणें एकत्रित करता है। चलिएगा 52 का आंसर का जवाब देंगे, अभिसारी लेंस वह होता है जो क्या होता है बताइएगा। अभिसारी लेंस क्या होता है बताएंगे। 42 का आंसर का जवाब देंगे, ऑप्शन नंबर ए किरणें फैलता है, बस इतना ध्यान रखिएगा। 53 का आंसर का जवाब देंगे, वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करेगा। तो वायु का बुलबुला जो है जल में व्यवहार करता है, ऑप्शन नंबर याद रखिए बी अवतल लेंस की भांति करता है। आगे चलेंगे 54 का आंसर का जवाब देंगे। 54 का आंसर का जवाब देंगे, जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है। तो वायु का बुलबुला जो है व्यवहार करता है वो है ऑप्शन नंबर सी अभिसारी लेंस जैसा करता है। आगे चलेंगे
आगे सवाल है 55 क्वेश्चन नंबर। अब बताइए लेंस की क्षमता का मात्रक होता है, तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है बताएंगे। तो आपके सामने दो मतलब ये ऑप्शन 4 है, बताइएगा जवाब। ऑप्शन नंबर बी डायोप्टर होता है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक पूछे तो डायोप्टर टिक लगा के चलाइएगा। चलिएगा 56 का आंसर का जवाब देंगे कि धूप के चश्मे की क्षमता होती है तो कितने डायोप्टर में होती है बता सकते हैं, तो बताइए 56 का आंसर का जवाब देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए 0 डायोप्टर का होता है धूप का चश्मा, और क्या। ठीक है, 56 का ये हो गया। 57 का जवाब देंगे एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता जो है बताइए क्या हो जाती है, बताइएगा। 57 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर ए घट जाती है। आगे चलेंगे 58 का आंसर का जवाब देंगे प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है क्योंकि कारण क्या है बता सकते हैं, तो बताइएगा। 58 का आंसर का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर डी विभिन्न रंगों के किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है, बस इतना जान लीजिए। आगे चलेंगे 59 क्वेश्चन नंबर है कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है, तो श्वेत प्रकाश जो है कितने रंगों के मेल से बना होता है बता सकते हैं, तो बताइएगा। 59 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा 7 होते हैं। आगे चलेंगे 60वां प्रश्न है श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वर्ण सबसे अधिक विचलित होती है, वह कहाँ होती है बता सकते हैं, तो हम बताएंगे 60वां प्रश्न का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर बी बैंगनी में होती है। आगे चलेंगे 61 का आंसर का जवाब देंगे कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वर्ण जो है सबसे कम विचलित होती है, सबसे कम विचलित होती है, तो वो होती है ऑप्शन नंबर ए लाल में होती है। ऊपर क्या पढ़े हैं आप देख लीजिए आगे, तो सबसे अधिक विचलित कहाँ होती है, तो बैंगनी में, और सबसे कम लाल में। 62 का आंसर का जवाब देंगे प्राथमिक रंग कौन से हैं, तो प्राथमिक रंग आपके 3 हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर ए लाल हरा नीला बता देना है। 63 का आंसर का जवाब दीजिएगा कि प्रकाश के वर्ण क्रम में निम्न में से किसका तरंग दैर्घ्य जो है न्यूनतम है, तो तरंग दैर्घ्य जो न्यूनतम है बताइएगा वो क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी बैंगनी होगा। मैं बता दूं एक बात रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि पुराने जो वीडियो देख रहे होंगे उसमें थोड़ी बहुत वीडियो में गलतियां हुई है, बोलने में भी पढ़ने में भी गलतियां हुई है। अब के वीडियो में आपको थोड़ी गलतियां पढ़ने में निकले तो आप कमेंट करिएगा क्योंकि इसमें चेंज किया गया है, सुधार किया गया है सकते हैं, तो प्लीज रिक्वेस्ट है थोड़ा सा आप भी कम्प्रोमाइज करिए। पुराने वीडियो को देखिएगा तो थोड़ा सा गलतियां तो निकलेगी क्योंकि अचानक मैंने ऑफलाइन से ऑनलाइन आया था इसलिए हुआ था। अब धीरे धीरे हो जाएगा क्योंकि जैसे ऑफलाइन में पढ़ा तो वैसे ही ऑनलाइन में मैं पढ़ा रहा हूँ। प्लीज सपोर्ट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और जो सपोर्ट करें उनके लिए दिल से थैंक यू। तो चलिए 63 का आंसर का जवाब दीजिए, तो दे दिए थे आप ऑप्शन नंबर सी बैंगनी दे दिए थे। चलिएगा आगे सवाल है 64 का आंसर का जवाब दीजिएगा निम्नलिखित में से किस रंग का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है, बताएंगे किस रंग का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है। 64 का आंसर का जवाब दीजिएगा तो ऑप्शन नंबर डी लाल होता है। आगे चलेंगे 65 का आंसर का जवाब दीजिएगा यदि किसी कमरे में हरा विद्युत बल्ब लगा हो तो लाल वस्त्र दिखाई देगा, तो कैसा दिखाई देगा, हरा बॉल लगा दीजिए तो लाल वस्त्र कैसा काला दिखाई देगा, और क्या दिखाई देगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी काले रंग का दिखाई देगा। आगे चलेंगे 66 का आंसर का जवाब दीजिएगा लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा बताइएगा। 66 का आंसर का जवाब दीजिएगा तो वो है ऑप्शन नंबर बी हरा दिखाई देगा। 67 का जवाब देंगे, ठीक है। तो प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है, तो प्रकाश का रंग जो है निश्चित होता है, मतलब लाइट का रंग बताइएगा, तो उसका आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर सी तरंगदैर्घ्य द्वारा होता है। देखिए 68 क्वेश्चन नंबर है कि सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं, तो कितने रंग होंगे ये बताइएगा। 68 का आंसर का जवाब दीजिएगा, तो आप जानते हैं ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा 7 होते हैं, है ना। आगे चलेंगे 69 क्वेश्चन नंबर का जवाब देंगे। 69 क्वेश्चन नंबर का जवाब दीजिएगा कि यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा, तो किस रंग का दिखाई देगा बता सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए काला ही दिखाई देगा, ये जान लीजिए। 70 प्रश्न देखिए जब प्रकाश के लाल हरा नीले रंगों का समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग होगा, तो परिणामी रंग क्या होगा बताइएगा। 70 प्रश्न का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा सफेद होगा। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 71 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन हो गए, 71 क्वेश्चन की बात करते हैं, तो याद रखिएगा फोटोग्राफी कैमरे का कौन सा भाग आंख की रेटिना की तरह कार्य करती है, कौन सा भाग करेगा, तो फिल्म वाला भाग करता है, ये हम आप बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो ऑप्शन नंबर डी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। 72 कैमरे में किस प्रकार का लेंस
जो है उपयोग में लाया जाता है। तो कैमरे में किस प्रकार का लेंस का उपयोग करते हैं हम लोग, यही सवाल तो पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए उत्तल जो है लेंस का प्रयोग करते हैं हम लोग। 73 की बात करते हैं। 73 है कि मानव की आंख वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनती है। तो किस भाग पर बनती है ये बता सकते हैं, तो बताइए। 73 का ऑप्शन नंबर डी रेटिना पर बनती है। आगे चलेंगे। 74 का आंसर का जवाब दीजिएगा। दृष्टिपटल पर बना प्रतिबिंब होता है। तो दृष्टिपटल पर जो बना प्रतिबिंब होता है वो होता है ऑप्शन नंबर डी वास्तविक के बमूलता होता है। आगे चलेंगे। 75 क्वेश्चन नंबर है कि आंख के किस भाग द्वारा आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होता है। यहाँ देखिए प्रकाश जो आता है, प्रवेश करने वाली जो प्रकाश आती है उसको नियंत्रित करती है। तो कैसे करती है, किस कारण से करती है, यही सवाल है ना। 75 का आंसर का जवाब दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, आइरिश याद रखेंगे। चलिए 76 आंसर है कि नेत्रदान के दाता, जो नेत्रदान करते हैं उनकी बात हो रही है। नेत्रदान के दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है। प्रतिरोपित मतलब कौन सा निकाल के लगाया जाता है दूसरे के आंखों में, बताइएगा। 76 के आंसर का जवाब दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए कॉर्निया का जो है भाग लगाया जाता है। आगे चलेंगे। 77 की बात करते हैं। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। स्पष्ट देखना है तो बताइए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, ये पूछ रहा है आपसे। तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर ए 25 सेमी होनी चाहिए। चलिएगा 78 का आंसर का जवाब देंगे। 78 है कि यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा। मतलब यही पूछ रहा है कि दृष्टि में कौन सा दोष होगा, ये तो मैंने पूछा, बताइए। 78 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर बी निकट दृष्टि होगा। सही बात है, यदि कोई व्यक्ति अगर दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता तो उसकी दृष्टि में कौन सा होगा। मान लीजिए दूर की वस्तु को आप स्पष्ट नहीं देख सकते तो निकट दृष्टि दोष है ना, है ना। दूर की वस्तु नहीं दिखाई देता है तो, क्योंकि नजदीक की वस्तु दिख रहा है तो वही दोष होगा। जो दिख रहा है वो दोष है, जो नहीं दिख रहा है वो दोष नहीं। ऐसे पकड़ सकते हैं, लॉजिकल है। चलिए दिखा देते हैं। 79 क्वेश्चन नंबर है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि से जो बीमारी होते हैं तो उनके लिए किस चश्मे का प्रयोग करते हैं, बताइएगा, बताएंगे। तो 79 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। क्यों, क्योंकि दूर की वस्तु स्पष्ट दिखता ही नहीं, पास की वस्तु दिखता है। तो बीमारी क्या है, जो दिख रहा है वही बीमारी है, मतलब निकट दृष्टि दोष है। ऐसे याद करिएगा, ये लॉजिकल है, याद करने का लॉजिक है, याद कर सकते हैं। ठीक है, 79 का आंसर का जवाब सी भी है, याद रखिए। जैसे देखिए यहाँ पे 80 प्रश्न है कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को जो बताइएगा, दूरदृष्टि दोष से जो पीड़ित व्यक्ति हैं वो बताइएगा क्या होगा आंसर इसका। 80 प्रश्न का जवाब देंगे। तो 80 प्रश्न का आंसर का जवाब जो दे रहे हैं, कौन दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। दूरदृष्टि दोष है मतलब दूर की वस्तु दिखेगी लेकिन निकट की वस्तु नहीं दिखेगी। तो आप याद रखिएगा जो चीज दिख रहा है वही बीमारी है, मतलब दूरदृष्टि दोष है। चलिए ठीक है, मतलब निकट की वस्तु नहीं दिखेगी और दूर की वस्तु दिखेगी। याद करवाने का पॉइंट वैसे समझे तो प्लीज या शनो में जवाब देंगे, नहीं तो कहिएगा सर गलत बता दिए। गलत नहीं बताए, बस याद करवाने के लिए वो डायलॉग मार रहे हैं कि दूर की वस्तु जो दिख रही है इसमें वही बीमारी है, जो पास की वस्तु नहीं दिख रही वो बीमारी नहीं है। मतलब दूर की वस्तु नहीं है, दूर दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष मतलब निकट की वस्तु दिखेगी लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखेगी, तो निकट दृष्टि दोष है। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस जो है प्रयोग किया जाता है। अब देखिए दूर की वस्तु को देखने के लिए आप कौन सा लेंस का इस्तेमाल करिएगा, तो ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस का। अब देखिए उत्तल लेंस का हम प्रयोग करेंगे, दूर की वस्तु से पीड़ित जो व्यक्ति हैं उनके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। आपको लगता है, बताइएगा कमेंट बॉक्स से। हम अभी जस्ट क्या पढ़े, अभी जस्ट पढ़े कि अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। इसमें किसका प्रयोग करते हैं, निकट वस्तु के लिए कौन सा, अवतल लेंस, और दूर की वस्तु के लिए कौन सा, बताइएगा, बताएंगे। तो उत्तल लेंस यही था ना, तो यही जरूरी है, तो याद रखना होगा। ठीक है, 81 का ऑप्शन नंबर ए जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। 82 वर्णधता को किस लेंस से दूर किया जा सकता है, तो किस लेंस से दूर करेंगे, बताइएगा। 82 का आंसर का जवाब देंगे। 82 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई लेंस से नहीं कर सकते, ये जान लीजिए। देखिए 83 क्वेश्चन नंबर है कि जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है, तो क्या प्रयुक्त होता है, कौन सा लेंस, तो ऑप्शन नंबर डी वाई फोकल लेंस का उपयोग करते हैं। 84 का आंसर का जवाब है कि अविंदुकता के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है। क्या प्रयुक्त होता है बता सकते हैं। 84 का आंसर का जवाब जो देंगे वो सवाल का जवाब है ऑप्शन नंबर डी
बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। तो 85 का है मायोपिया से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है बताइएगा। 85 का आंसर का जवाब देंगे। तो जो जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी वो सही दे रहे हैं, निकट दृष्टि दोष है। तो जैसे ही मायोपिया शब्द आए निकट दृष्टि दोष टिक लगा के चले आइएगा। 86 का आंसर का जवाब दीजिएगा। 86 में क्या होगा, मायोपिया पढ़े। अब बताइए हाइपर मेट्रोपिया का अर्थ क्या होगा बताइए। तो देखिए मायोपिया से क्या था, निकट दृष्टि दोष पढ़े ना, तो आप बताइए हाइड्रोपिया से क्या पढ़े। तो आप अच्छे से जवाब दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी दूर दृष्टि दोष होगा। चलिएगा 87 का आंसर का जवाब देंगे। एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है। बहुत अच्छा सवाल है और ऐसे सवाल आपको जरूर पूछता है, याद रखेंगे। कोई भी रेलवे के एग्जाम दे या कोई भी एग्जाम दे 100%। तो 87 का आंसर का जवाब दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी मायोपिया। याद रखिएगा 10 मीटर की अधिक दूरी दिख ही नहीं रहा है तो समझिए मायोपिया की बीमारी हो गई है। मतलब चलिएगा आगे चलते हैं। मायोपिया किससे संबंधित था, निकट दृष्टि दोष से, ये भी याद रखेंगे। एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता, 1 मीटर की, याद रखिएगा। वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है, 1 मीटर की बात हो रही है, ठीक है। तब बताइए, बताएंगे आपका आंसर का जवाब दीजिए। 88 का आंसर का जवाब देंगे, ऑप्शन नंबर ए दूर दृष्टि दोष है। क्लियर बात, चलेगा। 89 आंसर का जवाब दीजिएगा, दूरबीन क्या है। तो दूरबीन क्या है बताइएगा। 89 का आंसर का जवाब दीजिएगा, दूरबीन क्या है। तो दूरबीन याद रखिएगा, दूर की वस्तु देखी जाती है, इसलिए दूर की वस्तु को देखने के लिए, ठीक है, दूरबीन का उपयोग करते हैं। 90 प्रश्न है, घड़ी साज घड़ी। घड़ी साज घड़ी के बारीकी पुर्जों को देखने के लिए किसका प्रयोग जो है किया जाता है या करते हैं या होता है, किसका प्रयोग होता है, यही सवाल है। तो घड़ी साज घड़ी के बारीकी पुर्जा मतलब उसके आंतरिक जो ऊर्जा होता है, मतलब पार्ट उसका बताइए, उसको देखने के लिए हम किस लेंस का या किस चीज का प्रयोग करते हैं, ये पूछ रहा है। तो 90 प्रश्न का आंसर का जवाब आवर्धक लेंस का प्रयोग करते हैं, आवर्धक, याद रखिएगा। अगला सवाल है 91 क्वेश्चन नंबर है। 91 क्वेश्चन नंबर है कि जीव विज्ञान की प्रयोगशाला में सूक्ष्म कोशिकाओं या जीवों के आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग करते हैं, मतलब मान लीजिए जीव विज्ञान में जो प्रयोगशाला में हम लोग इस्तेमाल करते हैं सूक्ष्म चीज, माइक्रो चीज को देखने के लिए, हम छोटे छोटे सेल को देखने के लिए, तो बताइएगा किसका प्रयोग करते हैं, कौन से, बताइएगा किस तरह का उपयोग करते हैं, बताइएगा उसका नाम बताइएगा। तो हम बताएंगे 91 का ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। सरल का नहीं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करेंगे, है ना। 92 का आंसर का जवाब दिया, दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किस प्रकाशीय यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो बताइए कौन सा ऐसा यंत्र है बताइए जिसका हम दूर की वस्तु को निरीक्षण करने के लिए हम उपयोग करते हैं, दूर की वस्तु को एक तरह से अच्छे से जांच पड़ताल के लिए, यही पूछ रहा है। 92 का ऑप्शन नंबर डी दूरदर्शी का प्रयोग करते हैं। अब लीजिए 93 है, दूरबीन का आविष्कार किया था, किसने किया था बता सकते हैं। 93 का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर ए गैलीलियो ने किया था। आगे चलेंगे 94 का आंसर का जवाब देंगे, साबुन के बुलबुले के चमकीले रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं। तो किसके कारण होते हैं बता सकते हैं। तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिकरण के कारण होते हैं, व्यक्तिकरण के कारण होते हैं। 95 का आंसर का जवाब दिया, पानी से भरे तालाब की गहराई किस कारण कम दिखाई देता है। तो किस कारण कम दिखाई देता है बता सकते हैं, तो बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी अपवर्तन के कारण कम दिखाई देता है। 96 का आंसर का जवाब है, तारे टिमटिमाते हैं। तो तारे जो टिमटिमाते हैं वो बताइए क्या होगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए अपवर्तन के कारण होते हैं। आगे चलेंगे 97 का आंसर का जवाब दीजिएगा, निम्नलिखित प्रकाश के कांचों में कौन सा एक परावैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है। तो बताइएगा कौन सा कर सकता है विच्छेदन, बता सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्रूस कांच करते हैं। 98 का बताइए, प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से इनका जो है पौधा द्वारा तीव्र अवशोषण होता है। तो जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर बी नीला व लाल होता है। आंसर का जवाब दिया, निम्नलिखित में किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है। तो किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है बता सकते हैं। तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर ए नीला प्रकाश का होता है। चलिएगा 100 प्रश्न आ गए, बताइएगा प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है। किसके बीच जाएगी तो न्यूनतम हो जाएगी बताइएगा, ठीक है। 100वां प्रश्न का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर ए कांच में न्यूनतम हो जाती है। आगे चलेंगे 101 प्रश्न की बात करते हैं, किसकी तारे के रंग से पता चलता है कि उसके क्या होंगे। उसके ऑप्शन नंबर सी ताप का होगा, याद रखिए ताप का होगा। 102 प्रश्न है कि आइंस्टीन जो है के E = mc² समीकरण में C
जो घोतक है वो है क्या? शी का मतलब है क्या, बता सकते हैं? तो बताइए 102वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, प्रकाश का वेग है। ठीक है, शी का मतलब। 103 प्रश्न है कि सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होता है क्योंकि, क्या होता है बताइएगा। 103 प्रश्न की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर डी, ये चमकदार रोशनी देता है। ठीक है, 104वां प्रश्न है कि पीले रंग का पूरक रंग है, पीले रंग का पूरक रंग है, क्या रंग है बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर ए नीला है, याद रखेंगे। आगे चलेंगे, 105वां प्रश्न की बात करते हैं, अंतर्दर्शी जिसे इंडोस्कोप बोलते हैं, क्या है बताइएगा। बताइएगा इसमें से क्या आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर जो लगाएंगे ए, वही आंसर लगाएंगे सही। ये आहार नाल के भीतर देखने के लिए प्रयुक्त एक प्रकाशीय यंत्र है, याद रखिएगा, जिसे अंतर्दर्शी बोलते हैं, इंडोस्कोप बोलते हैं। अंतर मतलब अंदर की बात जान लीजिए, अंदर की चीजों को देखने के लिए क्लियर होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये आपका प्रकाश का एक भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो समझ जाइए आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा प्रकाश का, ये जान लीजिए। इतना क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, अगर मुझ पे विश्वास है तो पूरा मॉक टेस्ट देके जाइएगा। चैलेंज देता हूं, प्रकाश से अगर क्वेश्चन आ गया तो आपका नहीं छूटेगा, ये नलिन अकेडमी वादा करता है। प्रकाश हो, ध्वनि हो, लाइट हो, फिजिक्स का जो भी वीडियो मैं मॉक टेस्ट करवाया हूं जरूर देखिएगा। बायोलॉजी का जो करवाया हूं वो देख लीजिएगा, 100% क्वेश्चन नहीं छूटेगा, रिजल्ट जरूर होगा। अगर क्वेश्चन आता है आप तैयार रहे। जय हिंद, जय भारत। 111वां प्रश्न तक जो है मैंने छोड़ दिया था। 111वां प्रश्न क्या है कि इंसुलिन है एक प्रकार का। इंसुलिन क्या है एक प्रकार का? तो ये है हमारा हार्मोन है, हार्मोन हमारा है, इंसुलिन हार्मोन है। एक बात ध्यान रखिएगा, बायोलॉजी का जो चल रहा है ये जो है लास्ट स्टेट है। लास्ट स्टेट कहने का मतलब मानव शरीर क्रिया का लास्ट स्टेट है। सेकंड पढ़ेंगे हम लोग स्वास्थ्य एवं पोषण से जो सवाल बनेगा उससे पढ़ेंगे, कोशिका पढ़ेंगे, इस तरह से जो इम्पोर्टेंट है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अब 112वां प्रश्न से हम शुरू करते हैं। तो 112वां प्रश्न से देखिए, कौन सी ग्रंथि जो है इंसुलिन क्या करता है? निस्सारण करता है। क्या करता है? निस्सारण करता है। निस्सारण के लिए उत्तरदायी है, बताइए कौन सी ग्रंथि इंसुलिन निस्सारण के लिए उत्तरदायी है, ये बताइए। इस ऑप्शन का जवाब दीजिए। 112वां प्रश्न का जवाब देंगे तो ये है ऑप्शन नंबर डी, अग्नाशय, पैनक्रियाज, अग्नाशय है। ठीक है, अगर बात करें 113वां प्रश्न की बात करें तो इंसुलिन की खोज किसने की? तो इंसुलिन की खोज किसने की? 113वां प्रश्न का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर बी, लैंगटिंग व बेस्ट ने की थी। ठीक है, इंसुलिन की खोज। अगर बात करें 114वां प्रश्न की बात करें तो याद रखिएगा, लैंगरहेंस की जो है, लैंगरहेंस की जो है दीपिकाएं जो इंसुलिन का स्राव करते हैं स्थित होते हैं, बताइएगा। लैंगरहेंस की दीपिका जो इंसुलिन का स्राव करते हैं स्थित होते हैं, कहाँ स्थित होते हैं भाई, ये बताइएगा। तो ये है आंसर ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय में ही होते हैं, ये आप जानिएगा। 115वां प्रश्न की अगर बात करें तो मनुष्य के शरीर में पेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य के शरीर में पेशियों की कुल संख्या पूछे आपसे। ठीक है, तो पेशियों की संख्या क्या होती है बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है। 115वां प्रश्न का तो सी होगा, 639 होगा। क्या होगा? 639 होगा। ठीक है, 639 होगा। 116वां प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी है, बताइएगा। मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी कौन सा है? 116वां प्रश्न का जवाब देंगे तो ये है जबड़ा। ठीक है, ये है जबड़ा। अगर बात करें हम 117वां प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से किसकी पेशियों में जो है स्वस्पंदन का गुण पाया जाता है? तो स्वस्पंदन का गुण पाया जाता है तो ये है हृदय। स्वस्पंदन का नाम मतलब धड़कता है। ठीक है, हृदय है उससे जुड़ा हुआ, ये ध्यान रखना है। ये हमारे हो गए। आगे चलते हैं, 118वां प्रश्न की बात करते हैं। किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होता है? मतलब कौन सा ऐसा अम्ल है हमारे मांसपेशियों में जमा हो जाता है और जमा होने की वजह से मनुष्य को थकान महसूस होता है, बताइए। तो ये हमारा लैक्टिक अम्ल होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। अगर बात करें 19वां प्रश्न है, 119वां प्रश्न की, नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग जो है प्रयुक्त किया जाता है? तो नेत्रदान जो करते हैं, नेत्र मतलब आंख जो दान करते हैं, उसका कौन सा भाग हम लोग
जो है प्रयुक्त करते हैं, मतलब देते हैं, ये बताना है। डायरेक्ट सवाल ही है, तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कॉर्निया को दान देते हैं, है ना। अगर बात करें 120वां प्रश्न की बात करना है, तो 120वां प्रश्न है कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है? बताइए। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है, यह आपसे पूछ रहा है। तो ये है आइरिस। क्या है? आइरिस। ठीक है, आइरिस। चलिए आगे चले। अगर बात करें 121वां प्रश्न की, 121वां प्रश्न है, आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? आंख के किस भाग पर जो है वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ये बताइए। तो ये है रेटिना पर बनता है। किस पे बनता है? रेटिना पर बनता है। अगर बात करें 122वां प्रश्न की बात करें, तो त्वचा का रंग किसके कारण होता है? तो त्वचा का रंग जो है किसके कारण होता है? तो त्वचा का रंग हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी, मेलानिन के कारण होता है। ठीक है, नींद है, नींद। अगर बात करें 123वां प्रश्न, मनुष्य में जो है त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तो देखिए, मनुष्य का अगर त्वचा की बात करें सबसे मोटी, तो हमारे पैर के नीचे चले जाइए। पैर के नीचे जो है देखते हैं सबसे मोटा होता है कि नहीं? तलवा कहते हैं उसे। तो बताइए, आप बताइए क्या होगा? तो हाँ, तलुए पर। तलुए पर मतलब पैर के नीचे वाले पे, जो किनारे में रहता है, जिसमें कांटा भी गड़ता है, थोड़ा ठीक लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 124वां प्रश्न है। 124वां प्रश्न है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग अगर पूछे तो क्या चमड़ा है और क्या त्वचा ही है, जो कि ढक रहा है हमारे शरीर को। क्या ये बात सत्य है कि नहीं है? तो सत्य है, चमड़ा है, त्वचा है। ठीक है। 125वां प्रश्न की बात करें तो त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है। जो त्वचा है हमारा, उसका ऊपरी सतह, जिसमें गोरे काले का रंग का भेद करता है, बताइएगा त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है, क्या कहलाती है? बताएंगे। तो ये कहलाता है 25 का ए, एपिडर्मिस। क्या है? एपिडर्मिस। डर्मिस सुने होंगे। ठीक है, त्वचा के लिए। अगर बात करें 126वां प्रश्न, कशेरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग होता है। तो कशेरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग होता है, वो क्या होता है? बताएंगे। तो ये होता है सी, इनेमिल। क्या होता है? इनेमिल। ठीक है। 127वां प्रश्न है कि मानव शरीर का कौन सा अंग जो है क्या होता है? पुनरुद्ध भवन को प्रदर्शित करता है। पुनरुद्ध भवन को प्रदर्शित करता है मतलब दोबारा ठीक हो सकता है, पुनः ठीक होने का। तो वो हमारा यकृत करता है। कौन करता है? यकृत करता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं 128वां प्रश्न। 128वां प्रश्न है कि किसी प्राणी के शरीर के समस्त भार का अधिकांश भाग होता है। तो किसी प्राणी का अगर शरीर है और शरीर के समस्त भार की बात करें तो अधिकांश भाग होता है, कहाँ होता है? कौन सी प्राणी का होता है? यही तो पूछा है, अधिकांश भाग होता है। तो हम बताएंगे जल। जल की प्राणी का शरीर के समस्त भार का अधिकांश भाग हो जाता है। 29वां प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। तो सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है? तो वो होता है तंत्र कोशिका, जिसे स्नायु भी बोला जाता है, स्नायु कोशिका। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। अगर बात करें 130वां प्रश्न की बात करेंगे तो याद रखिएगा, मानव शरीर में अनिवार्य एमिनो अम्ल, क्या है? अमीनो अम्ल की संख्या होती है। तो अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है बताइएगा? अमीनो अम्ल की संख्या बताएंगे तो ये होता है 20 होता है। ठीक है, ये भी हम जान गए। 130वां प्रश्न का 20 होता है। अगर बात करें हम 131वां प्रश्न की बात करेंगे यहाँ पे, 131वां प्रश्न है कि मानव शरीर का समान तापमान होता है। तो मानव शरीर का समान तापमान अगर पूछे आपसे तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर बी होता है 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है।
ठीक है। अगर बात करें 132वां प्रश्न की बात करते हैं, तो महिला के मानव मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो महिला के अगर मानव मस्तिष्क का अगर बात करेंगे तो इस बुक के हिसाब से आपको बताना है, याद रखिएगा। इस बुक के हिसाब से अगर आंकड़े आपको याद हैं तो कमेंट करेंगे। तो ये है ऑप्शन नंबर ए 1350, जो कि आंकड़े बदलते रहते हैं। मस्तिष्क का बताया जाता है 1450 पुरुष के लिए, लेकिन कहीं कहीं 1400 ही दे देता है, ये जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हो गया। 133वां प्रश्न की बात करते हैं, तो एक रासायनिक पदार्थ जो रक्त का थक्का बनाता है, बताइएगा। एक रासायनिक पदार्थ जो रक्त का थक्का बनाता है, तो रक्त का थक्का कौन बना सकता है, इसके बारे में आप पढ़े हैं। 133वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए है फिलो क्यूनोस है, याद रखिएगा, फिलो क्यूनोस है। ठीक है, क्यूनोस। अगर बात करें 134वां प्रश्न की, निम्नलिखित में कौन सी जो है मानव हार्मोन में जो है आयोडीन मिश्रित होता है? निम्नलिखित में से कौन सी मानव हार्मोन में जो है आयोडीन मिश्रित होता है? उस हार्मोन का नाम बताइए। तो उस हार्मोन का नाम है डी थायरॉक्सिन। क्या नाम है? थायरॉक्सिन नाम है, याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। तो 135वां प्रश्न है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ईईजी क्या है? ईईजी का प्रयोग जो है किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है, मतलब किसके लिए ये इस्तेमाल करते हैं ईईजी? तो ईईजी जैसे ही आपके दिमाग में आएगा तो ये आंसर आपको याद आया होगा, मांसपेशियों के लिए। अभी मांसपेशियों के लिए है तो इसमें और भी सम्मिलित होते हैं। देखिए यहाँ पे हम आपको क्लियर कर देते हैं। थोड़ा सा इसमें क्या है कि आंसर जो है थोड़ा गड़बड़ कर दिया है। क्यों गड़बड़ कर दिया है? इसका आंसर जो है मांसपेशियां तो मानते हैं हम सही है, ठीक है, इस बुक के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा ईईजी का अगर बात करेंगे तो ये हमारा मस्तिष्क के लिए है, मस्तिष्क से संबंधित है, समझ गए। अगर मस्तिष्क नहीं रहता तो मांसपेशियां टिक लगा देते, ठीक है। लेकिन अगर मांसपेशियां की जांच के लिए अगर हम बात करेंगे ना, तो जैसे एक तकनीक होता है एमआरआई, मांसपेशियों से ही संबंधित होता है, जुड़ा हुआ उससे ही जांच होता है, और नहीं तो ईएमजी होता है, ठीक है। ईएमजी यहाँ पे एम लग जाता है, यहाँ पे डबल ईजी लग गया है तो मस्तिष्क होगा, एम लगता है तो मांसपेशियां हो जाता, ठीक है। ऐसे याद रखिएगा। अगर ऑप्शन में मस्तिष्क नहीं रहता तो मांसपेशियां टिक लगाइएगा, अन्यथा नहीं लगाइएगा, ठीक है। क्लियर कर दिया मैंने, ये कंफ्यूजन होता है। 136वां प्रश्न की बात करें तो मानव के श्वेत कणों मतलब WBC का व्यास होता है लगभग कितना? WBC का व्यास कितना होता है? मानव के श्वेत कणों की बात हो रही है, WBC का। तो इसका व्यास जो होता है आपको इस बुक के हिसाब से होता है 0.007 mm होता है, ठीक है। क्लियर हो गए। देखिए 137वां प्रश्न है कि मानव में शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है, मतलब फर्टिलाइज करता है, बताइएगा शुक्राणु का। 137वां प्रश्न का तो ये हमारा डिंब वाहिनी नली में करता है, ठीक है। चलिए 138वां प्रश्न की बात हो रही है। मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में कौन सा एक जो है निगलन और उल्टी का नियमन केंद्र है, मतलब उल्टी होता है ना, तो वो बताइए किस जगह से, कैसे होता है, क्यों होता है, कहाँ पे? ये जो है उल्टी का जो बात करते हैं तो ये ऑप्शन नंबर सी होगा।